सम्मानित अध्यापक बंधुओं, मित्रों व विद्यार्थी बंधुओं, आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई। मित्रों, इसके पहले हमने 5 वीडियो डाले और आप सब लोगों का बहुत सा लाइक प्यार मिला। सब लोगों ने हमें उत्साह बढ़ाया, बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आज मैं एक बात शेयर करना चाहूँगा। मेरा जूनियर विद्यालय लगभग 20 वर्षों से चल रहा है और छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा करके मैं अनुभव लेता था, शोध करता था कि कैसे पढ़ाया जाए बच्चों को जो सरल से सरल भाषा में समझ सकें। और मेरा कई विषयों में शोध चल रहा था, इतिहास, ज्योग्राफी, गणित, सभी को हमने टेक्निकल ढंग से पढ़ाने का प्रयास किया। और आने वाले समय पर सभी विषयों को टेक्निकल ढंग से हम पढ़ाएंगे भी। और मैं एक बात चाहूँगा कि आप सब लोग मेरे वीडियोज में जो कमियां हों उस पर प्रकाश अवश्य डालें ताकि और सही किया जा सके। आप सब लोगों को प्यारा लग रहा हो वीडियो तो लाइक्स करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। अब आइए जिस विषय की चर्चा होनी है, आज का विषय है जलवायु। जलवायु कहते किसे हैं? किसी व्यापक क्षेत्र के 30-40 वर्षों की औसत वायुमंडलीय दशा को जलवायु कहते हैं। ताप दाब, वायु आदि जो वायुमंडलीय परिवर्तन होते हैं उनका एक औसत ले लिया जाता है। और मौसम किसी क्षेत्र या स्थान के त्वरित परिवर्तन को मौसम कहते हैं। जैसे सुबह सूर्योदय हुआ, फिर दोपहर में धूप हुई, पानी बरसा और आसमान साफ हो गया। जरूरी नहीं है कि 10 कोस बाद भी यही मौसम हो। अर्थात मौसम का क्षेत्र छोटा होता है और ये त्वरित परिवर्तन होता है, उसे हम मौसम कहते हैं। और जलवायु का क्षेत्र व्यापक होता है। अब जलवायु मौसम में यदि अंतर आपसे कहा जाए तो मुझे उम्मीद है कि आप इसका उत्तर आराम से दे लेंगे। जलवायु किसी क्षेत्र के 30-40 वर्षों का औसत वायुमंडलीय एक औसत होता है और मौसम त्वरित परिवर्तन होता है। जलवायु का क्षेत्र व्यापक होता है, मौसम का क्षेत्र सीमित होता है। तो इस तरीके से आप जलवायु और मौसम में अंतर बता सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं मानसून की तरफ। मानसून जो समुद्र से गर्म हवा लेकर के पहाड़ों से टकराती हैं और वर्षा करती हैं, इनको हम मानसून कहते हैं। और यह मानसून 2 प्रकार के हैं, एक अरब सागर का मानसून और दूसरा बंगाल की खाड़ी का मानसून। अब हमें इन्हीं मानसूनों पर चर्चा करनी है। अरब सागर का मानसून यह जून के प्रथम सप्ताह में चलना प्रारंभ करता है और केरल तट से टकराते हुए आगे बढ़ता है और केरल तट में झमाझम वर्षा करता है। क्योंकि ये किनारे किनारे पहाड़ हैं, इसीलिए आपको पहले पहाड़ का अध्ययन कराया गया था। वर्षा करते हुए ज्यों ज्यों ये आगे बढ़ता जाता है, फिर ये विंध्याचल पहाड़ है और ये सतपुड़ा की पहाड़ी और अरावली पहाड़ के बीच होकर के ये आगे की ओर बढ़ जाता है। दिल्ली और मैदानी भागों में वर्षा करता है और इधर गुजरात में भी उतर जाता है। क्योंकि बारदा की पहाड़ी
और इधर गिर पहाड़ी, इन पहाड़ियों के बीच होकर के आपका दक्षिणी गुजरात में वर्षा करता है। पर प्रश्न यहाँ आ जाता है कि उत्तरी पश्चिमी गुजरात क्यों सूखा रहता है? भाई, वर्षा के लिए टकराव होना चाहिए, पहाड़ होना चाहिए, अवरोध होना चाहिए, और इसमें अवरोध नहीं होता है, मानसून सीधे निकल जाता है। इसलिए इस उत्तरी पश्चिमी गुजरात में वर्षा नहीं होती है। इसी प्रकार राजस्थान में वर्षा नहीं होती है। तो ये क्षेत्र जो पहाड़ी के अपोजिट दिशा में पड़ते हैं, इन्हें वृष्टि छाया क्षेत्र भी कहा जाता है। अब कभी कभी आपसे ऐसे भी कह सकते हैं कि मुंबई में वर्षा खूब होती है पर पुणे में वर्षा नहीं होती है, क्यों? तो भाई, मुंबई में वर्षा होती है, वो पहाड़ों से टकराता है, लेकिन पुणे जो है पहाड़ी के उस पार है और मानसून पहाड़ को क्रॉस करके उस पार नहीं जा पाता। तो यहाँ मुंबई में वर्षा होती है और पुणे जबकि नज़दीक ही है, पर पुणे में वर्षा नहीं होती है। तो इस प्रकार से मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा ये समझ गए होंगे कि वर्षा कहाँ होती है और कहाँ नहीं होती है। थोड़ा सा हम अब बंगाल की खाड़ी की तरफ बढ़ेंगे। यह मानसून बंगाल की खाड़ी का जब सक्रिय होता है तो ये आपका पूर्वी भारत में, चूँकि यहाँ पर हिमालय पर्वत की अराकान श्रेणी है और ये आपकी मिजो, नागा और पटकोई पहाड़ियाँ, ये सब इनके बीच होकर के अंदर ये गर्म हवाएं प्रवेश करती हैं और झमाझम वर्षा करती हैं। इसीलिए पूर्वी भारत में जो ये 7 सिस्टर्स कहे जाते हैं, 7 राज्यों में खूब वर्षा होती है। लगभग 300 सेंटीमीटर, कहीं 400, चेरापूंजी में तो 11-12 मीटर वर्षा होती है। पश्चिमी घाट में भी 200-250 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ये भी अधिक वर्षा का क्षेत्र है और यह भी अधिक वर्षा का क्षेत्र है। कोई प्रश्न करे पूर्वी भारत में अधिक वर्षा का क्षेत्र कहाँ, तो आप 7 राज्य में लिख सकते हैं। ऑप्शन में 7 राज्य में कोई एक राज्य है तो भी उत्तर दे सकते हैं, और पश्चिमी तट में भी आपको आंसर मिल जाएगा। अब एक चीज़ और भी आता है कि आपने सुना होगा चेरापूंजी में अत्यधिक वर्षा होती, क्या कारण है? तो चेरापूंजी में अत्यधिक वर्षा का कारण है यह गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ, इनको हमने बड़े रूप में दिखाया है। गारो, खासी और जयंतियाँ चित्र के अनुसार देखेंगे तो ये गर्म हवाएं जाती हैं और इन पहाड़ियों का आकार उल्टी कीप की तरह है। जैसे कीप होती है उसका ऐसे उल्टा है, तो ये उल्टा कीप होने की वजह से यहाँ पर गर्म हवाएं जाती हैं और फंस जाती हैं और झमाझम बारिश करती हैं, जिसके कारण चेरापूंजी के पास मासिनराम में लगभग 11-12 मीटर वर्षा होती है, जो विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है। और इन्हीं वर्षा के कारण यहाँ वर्षा वन भी पाए जाते हैं। पेड़ बहुत लंबे होते हैं। कई नदियों में उन पेड़ों की जटाओं से पुल बने हुए हैं। एकारे पुल तो कई एक हैं, एक दोहरा पुल भी है नौगरियार गांव में, इन्हें जिंदा पुल भी कहा जाता है, और ये सब मेघालय में है। कभी प्रश्न आ जाए कि जिंदा पुल कहाँ है, तो जिंदा पुल मेघालय में है। दोहरा पुल कहाँ है, दोहरा जिंदा पुल, तो मेघालय के नौगरियार गांव में। इस प्रकार से आप यह भी समझ गए होंगे कि चेरापूंजी में अधिक वर्षा क्यों होती है। अब और यहाँ पर गारो खासी जयंतियाँ, गारो खासी नाम की जो है जनजातियाँ भी रहती हैं, तो तमाम प्रश्न टकराया करते हैं। आप चर्चा के दौरान इनको सीखते चलें। फिर एक बात आती है कि चेरापूंजी में अधिक वर्षा होती है पर राजस्थान में कम वर्षा होती, क्या कारण है? तो इसका भी कारण अभी बताया गया कि अरब सागर का मानसून जब चलता है, केरल तट से टकराते हुए आगे बढ़ता है, तो विंध्याचल पहाड़ी और ये अरावली पहाड़ी के बीच होकर के आगे बढ़ जाता है, जिसके कारण यहाँ दिल्ली और मैदानी क्षेत्र में वर्षा तो होती है, लेकिन राजस्थान में नहीं, बैक साइड। अब एक प्रश्न ये आता है कि ये विदर्भ क्षेत्र है, विदर्भ क्षेत्र में वर्षा नहीं होती, क्या कारण है?
यहाँ वर्षा की अनिश्चितता बनी रहती है। कभी कभी होता है कि मानसून जो है ये यहाँ से पहाड़ों से उतर करके वर्षा कर देता है, और यह जरूरी नहीं कि वर्षा करे। तो यहाँ पर जो हमारे किसान भाई खेती करते हैं, कभी कभी ऋण बोझ से इतना दब जाते हैं कि बेचारे आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और आज़ादी से अब तक लगभग 35,000 किसानों ने आत्महत्याएं की। तो विदर्भ क्षेत्र में आत्महत्याएं क्यों होती हैं, इसका कारण भी जानने की कोशिश करें। क्योंकि इस क्षेत्र में ये आपका महाराष्ट्र, तेलंगाना और आपका कर्नाटक, ये पूरा क्षेत्र आपका विदर्भ क्षेत्र है, और इस क्षेत्र में वर्षा कम होती है। लेकिन खनिज संसाधन, यहाँ खनिज खूब निकलता है। नागपुर में, भंडारा में, और यहाँ क्या कहते हैं औरंगाबाद में तमाम प्रकार के खनिज, मैग्नीज, अभ्रक, ये सब पाए जाते हैं। लेकिन कंपनियां जो लगी हैं वो पुणे, मुंबई इस क्षेत्र में लगी हुई हैं। अगर ये कंपनियां यहाँ स्थापित हो जाती हैं तो हमारे किसान के बेटे यहाँ अपने रोजी रोटी करते और उनकी वह गरीबी ना आती कि आत्महत्या करना पड़ता। लेकिन ना तो सरकार इस ओर ध्यान दे रही है, ना ही हमारे उद्योगपति। अगर उद्योगपति लोग यहाँ अपने उद्योग धंधे स्थापित कर लें, जिन सामानों का दोहन करते हैं खनिजों का, उससे संबंधित उद्योग धंधा लगा दें तो लोगों को रोजगार मिल जाए और आत्महत्याएं बंद हो जाएं। तो यह एक बहुत बड़ा व्यापक क्वेश्चन हो सकता है। आप लोग तो जान गए कि विदर्भ में वर्षा क्यों नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर कभी कभी पहाड़ों से उतर करके वर्षा हो जाती है और कभी नहीं। इस अनिश्चितता की वजह से वहाँ के किसान कभी कभी ऋण बोझ में ज़्यादा हो जाते हैं और आत्महत्या करते हैं। तो इसके लिए कंपनी लगाई जाए। आप अपने हिसाब से उत्तर दे सकते हैं, तमाम से उत्तर पूछे जा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अब अगली चर्चा हम सेकेंड पार्ट में करेंगे।